जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का टॉप 40 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर कराए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से बहुत डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें दोस्तों, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो से देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ठीक है, इसलिए अब आपको वही पढ़ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया दोस्तों कि जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। दोस्तों ये जो जीवन के सामान्य कारोबार है, इस वाक्यांश से क्या तात्पर्य है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का आर्थिक कार्य। यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं। दोस्तों यानी आपको बताना इनमें से किसका संबंध जो है जिसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ये में दिया उत्पादन। तो दोस्तों उत्पादन का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता का भी अध्ययन करते हैं और वितरण का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो सरकार का गठन है इसका अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं करते, बल्कि इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि सरकार का गठन का जो अध्ययन है ये हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग वीवीआई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सांख्यिकी की जनक की बात करें तो गॉटफ्राइड एकेनवाल्ड। ठीक है, गॉटफ्राइड एकेनवाल्ड जिन्हें सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉटफ्राइड एकेनवाल्ड। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा एडम स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, एडम स्मिथ को जो है ये अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और इनके पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर लिखिएगा कि एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम क्या था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। दोस्तों ये जो बहुवचन में शब्द सांख्यिकी है इससे क्या तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, संख्यात्मक मान, आंकड़ा और सांख्यिकी तथ्य, ये तीनों इससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। दोस्तों तो इकोनॉमिक्स में देखा जाए दोस्तों तो किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है, तो केवल मात्रात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग होता है, गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ये दोनों आंकड़ों का प्रयोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है, तो कितने उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है, तो दो। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, दो हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों आपसे कि किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषण पर होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। दोस्तों कोई भी आंकड़ा को संग्रह करता है या फिर एकत्रित करता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उस व्यक्ति को इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखा जाए तो अन्वेषक या प्रेक्षक कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपको बताना कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही कर पाए। ठीक है, अपना स्कोर जो है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। ठीक है आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि दोस्तों इनमें से कौन सी विधि में जिससे कोई भी व्यक्ति का जो संपर्क है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ईमेल में देखा जाए दोस्तों तो इसमें तो हम टेक्स्ट मैसेज करते तो इसमें तो डायरेक्ट संपर्क नहीं होता। टेलीफोन सर्वेक्षण में बात करें तो इसमें तो हम फोन के माध्यम से बात करते और डाक सर्वेक्षण में भी डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये जो है व्यक्तित्व साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में दोस्तों हम व्यक्ति से डायरेक्ट मिलते और डायरेक्ट उससे बात करते, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व साक्षात्कार। ठीक है,
अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VBI कर लीजिएगा, ठीक है। कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? दोस्तों जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में दोस्तों भारत आजाद हो चुका था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी में दोस्तों पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जनगणना जो है वो भारत में प्रत्येक 10 वर्षों पर कराया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में कराया जाता है? तो 10 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि वर्गीकरण आंकड़ों का डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों वर्गीकरण आंकड़ों का जो प्रक्रिया है ये विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों को व्यवस्थित करने की यह एक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। यह विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है। दोस्तों एक वर्ग के मध्य बिंदु इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ग का मध्य बिंदु इज इक्वल टू क्या होता है? तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का मध्य का औसत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दोस्तों कि बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। मात्रात्मक आंकड़ों में वर्गीकृत किया जाता है, आप नहीं ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन चर सतत चर का एक उदाहरण है? दोस्तों आने आपको बताना इनमें से कौन सा चर है जो कि एक सतत चर का उदाहरण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है जो कि सतत चर का उदाहरण है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जान रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मिलान चिन्हों की गणना कितने समूह में की जाती है? तो दोस्तों ये जो मिलान चिन्ह होते हैं इसकी गणना टोटल कितने समूह में किया जाता है? तो 5 समूह में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा 5 समूह। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले, ठीक है, और 7 पेट्रोल पंप बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। तो यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो यह किस आंकड़े को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पाठ विषयक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़े को पंक्तियों यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूपों में कक्षा में दिखाती है, वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? तो दोस्तों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में दिखा रही, तो ये आंकड़े को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रही दोस्तों? तो सारणीकरण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा सारणीकरण। अगला प्रश्न क्या है कि सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है, ठीक है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यालय का यह वर्गीकरण क्या कहलाएगा? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कालिक, ठीक है, कालिक कहलाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये जो काल श्रेणी आंकड़े हैं इसकी प्रस्तुतिकरण के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से दोस्तों त्वरण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दोस्तों कि त्वरण को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये त्वरण है, इसे और भी किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VBI कर लीजिएगा कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना की बात करें तो यह कब शुरुआत हुआ था? तो 1951 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो गया 1951 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास क्या था? दोस्तों ये ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, तो ये किसने किया था दोस्तों? तो ये किया गया था विलियम
डिग्बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने पहला प्रयास किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो दोस्तों ये जो रेलवे में देखा जाए तो दोस्तों लोग अब लंबी यात्राएं कर सकती है, तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब से रेलवे आया दोस्तों तब लोग बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं करते और काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, कृषि के व्यावसायीकरण में को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों कृषि में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है। और ऑप्शन सी में है जान माल की हानि हुई, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, ये और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था। दोस्तों स्वतंत्रता से पश्चात देखा जाए तो भारत में किस प्रणाली को अपनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मिश्रित प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों आपसे कि औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे। तो दोस्तों अपने ये जो औद्योगिकरण के पीछे औपनिवेशिक काल में इनका क्या विदेशी शासकों का क्या उद्देश्य था, तो भारत को कच्चे माल का निर्यात बनाना, तो ये इनका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य दोस्तों। दूसरा उद्देश्य की बात करें तो भारत को एक विशाल बाजार बनाना, तो ये भी इनका उद्देश्य था। ऑप्शन सी में दिए गए भारतीय उद्योगों का विकास करना, तो ये इनका उद्देश्य नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ये और भी दोनों। यानी दोस्तों भारत को कच्चे माल का एक निर्यातक बनाना इनका उद्देश्य था, ठीक है। और दूसरा क्या था, तो भारत को एक विशाल बाजार बनाना, ठीक है, ये इनका उद्देश्य था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का निर्माण निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है। दोस्तों कोई भी वस्तु का जो निर्माण है या उसका निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है इसका कीमत निर्धारण जो होता है दोस्तों ये मार्केट में किसके द्वारा होता है, तो केवल मांग के द्वारा तो नहीं दोस्तों, केवल पूर्ति के द्वारा तो इसके द्वारा भी नहीं होता है, मांग और पूर्ति दोनों द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, मांग और पूर्ति द्वारा किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय योजना समिति है इसकी गठन की बात करें तो इसकी गठन कब हुई थी, तो 1938 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती, तो पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती, तो 5 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। दोस्तों वितरित किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पूंजीवादी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा जो है ये 1948 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1948, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है। दोस्तों ये जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है इसकी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों कोलकाता में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक डैश है। तो इसका प्रमाणिक सूचक क्या है दोस्तों आर्थिक समृद्धि का, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, यानी WTO की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों ये जो WTO है यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी। दोस्तों ये जो भारत में नई आर्थिक नीति है इसकी घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा जो है दोस्तों ये 1991 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्यक्ष कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। दोस्तों ये जो प्रत्यक्ष कर है ये किस में लगाया जाता है, व्यक्ति की आय पर, वस्तु की उत्पादन मात्रा पर, वस्तु की आयात पर या फिर वस्तु की निर्यात पर। तो प्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों ये जो विनिवेश है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। तो विनिवेश की मुख्य उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, आधुनिकीकरण में सहायता देना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सरकार द्वारा आय का एकत्रित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी 36 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों ये जो योजना आयोग होते हैं इनके पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है दोस्तों ये योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो टाटा स्टील कंपनी टिस्को है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में दोस्तों टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई दोस्तों तो जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में दोस्तों इसकी स्थापना हुआ, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, किसके द्वारा किया गया दोस्तों तो जमशेद जी टाटा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि इसी क्वेश्चन से संबंधित है दोस्तों कि टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है। दोस्तों जो टाटा स्टील है ये टोटल कितने देशों में कार्यरत है तो 30 देशों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि विश्व बैंक को इनमें से कौन सा नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैंने दोस्तों इस वीडियो में 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखने बोला। मैं आप सभी लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सही जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के टॉप 40 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह और भी यदि आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल में जाकर विजिट करें। वहाँ पे मैंने बहुत सारे सेट बाय सेट दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए गए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, और इसी तरह और भी यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं सेट बाय सेट बहुत सारे सेट करवाऊंगा। यदि आप उन 4 से 5 सेट पढ़कर चले जाते हैं दोस्तों तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।